हाय गाइस, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए। देखो, अभी का टाइम जितना अनसर्टेन हो चुका है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए, शायद ही कभी भी इससे पहले था ऐसा टाइम। कभी भी हायर हो रहा है, कभी भी फायरिंग कर दे रहे हैं। कोई कंपनी हज़ारों के तादाद पे निकाल दे रही है। ये तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो गया हर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में। और करंटली हर एम्प्लॉय डरा हुआ है, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, तब भी उसको डर लगा रहता है कि कभी भी कंपनी निकाल सकती है। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ़ अपना अगर फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग रखे हो, अपना पर्सनल फाइनेंस को उस पे काम किए हैं आप इतने दिन तक जितने भी काम जॉब कर रहे हैं, तो ही आप इसको टैकल कर सकते हैं। और ये डिसीज़न आप किसी अपने कलीग या अपने दोस्त से बात करके नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका दोस्त एक अलग माइंडसेट का होगा, आपका माइंडसेट अलग होगा। क्योंकि ये कंप्लीटली पर्सनल फाइनेंस है, पर्सनली आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपका दोस्त का हो सकता है दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो, या उनके फादर हो सकता है ऐसे कोई बिज़नेस करते हो जहाँ पर उनका ऑलरेडी कुछ रेवेन्यू आ रहा है, तो यहाँ से अगर जॉब से उसको निकाल भी दिया गया, तो वो अपना फादर का बिज़नेस जॉइन कर लेंगे। आपके पास हो सकता है ऐसा कुछ नहीं हो, तो आपको अपना पर्सनली इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह से आप अपना पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, पहले भी बहुत लोगों ने इस चीज़ को अचीव किया है, कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए भी। और आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 होता है इमरजेंसी फंड। देखो, इमरजेंसी फंड के बिना आप कॉर्पोरेट में कभी भी चैन से काम नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट में ऐसा ही अभी माहौल बन चुका है कि यहाँ जॉब सिक्योरिटी बोल के कुछ भी नहीं है। कभी भी आप फायर हो सकते हो। जैसे देखो, टॉप कंपनीज़ है जैसे फेसबुक, गूगल, ये सब कंपनी भी जब 10-10 हज़ार लोगों को फायर कर रही है, आपको क्या लगता है उन लोग को क्या उन लोग के पास स्किल नहीं था? या वो लोग इंटरव्यू चीटिंग करके गया इसलिए उन लोग को फायर कर दिया गया? स्किल उन लोग के पास भी है। जबकि अच्छा खासा स्किल होने के बाद भी वो लोग फायर हो गया। सिचुएशन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि स्किल के बेसिस पे सिर्फ़ कंपनी आपको नहीं रख सकती, कंपनी का ज़रूरत भी होना चाहिए। तो हो सकता है आप स्किल में बहुत अच्छे हो, लेकिन कंपनी को आपका स्किल का ज़रूरत नहीं तो आपको वो निकाल ही देंगे। या आपका स्किल ऐसा है जो एआई से ईज़िली रिप्लेस्ड हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो एआई मॉडल को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कंपेयर टू एक एम्प्लॉयी को रखने का। तो इमरजेंसी फंड ही एक इकलौता चीज़ है जो आपको टाइम देगा आपको दूसरा जॉब ढूँढने का। तो कभी भी आप फायर हो गए हैं तो इमरजेंसी फंड से ही आपको डे टू डे लाइफ़ चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 महीने में आपका कितना खर्चा होता है, और ये प्रॉपरली पता होना चाहिए, रफ़ली नहीं। कि छोटे-छोटे खर्चे भी उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। तो हम लोग का रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एट लीस्ट आपके पास अगर कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो 12 महीने से लेके 15 मंथ तक, 12 मंथ से लेके 15 मंथ तक आपका इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। सपोज़ अगर आपका 50,000 आ रहा पर मंथ का खर्चा, तो आपके पास 6 लाख रुपया होना चाहिए, और ये 6 लाख रुपया एफडी में होना चाहिए, कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए। या तो आप 6 लाख एफडी कर दीजिए, जिसको आप कभी भी इमीडिएटली उसको ब्रेक कर सकते हो बिना किसी टेंशन का। या तो 3 लाख रुपए का एफडी कीजिए, 3 लाख रुपए आप डेट फंड में भी रख सकते हो। लेकिन ये इमरजेंसी फंड के बिना आप हर रोज़ जब भी जॉब पे जाओगे आप डरोगे कि फायर हो गया तो क्या होगा? ये इमरजेंसी फंड रहेगा तो आप खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे कि आपको फायर भी कर दिया, कोई टेंशन नहीं, आपके पास 12 महीने का टाइम है या 15 मंथ का टाइम है, आप कुछ और सोच सकते हो। या तो अपना बिज़नेस कर सकते हो, या तो दूसरा जॉब ढूँढ सकते हो। आपके पास टाइम मिल गया तो आप नया स्किल सीख के भी दूसरे फ़ील्ड पे आप जा सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इमरजेंसी फंड, इसको होना ही चाहिए। अगर कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, आज ही बैठ के आप कैलकुलेट कीजिए और 12 टू 15 मंथ का इमरजेंसी फंड सेफ जगह पे रखिए, कोई रिस्की इंस्ट्रूमेंट में नहीं। नंबर 2 है हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कंपनी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, तो मुझे अलग से हेल्थ इंश्योरेंस का सोचने का क्या ज़रूरत है? ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप फायर होते हो या आप खुद ही कंपनी छोड़ रहे हो, तो नेक्स्ट डे से ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए वैलिड नहीं है। कुछ भी हो आपको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंपनी ये ऑप्ट कर सकते हैं आप वहाँ पर जैसे ही आप कंपनी छोड़ रहे हो, तो आप एचआर से बोल सकते हो कि जो भी आपका इंश्योरेंस एजेंट है उस कंपनी का, उससे मुझे कॉन्टैक्ट करवाइए। जो भी मेरे नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दे के रखा है, आप उसको खुद से फिर प्रीमियम दे के उसको कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन उसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जिसके लिए आप प्रीमियम दे रहे हो, क्या आपको सफिशिएंट उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं सब कुछ। मोस्टली ज़्यादातर बहुत सारा जो छोटे कंपनीज़ के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ना, छोटे क हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ काम करते हो उसका मैं बोल रहा हूँ। वो लोग सस्ते में इंश्योरेंस देने के चक्कर में बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। या तो उससे बेस्ट है कि अगर आपका फैमिली को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूरत है, तो एट लीस्ट छोटा-सा 4-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आप खुद से ले लीजिए, अलग से अपने नाम पे। कंपनी से आप रहे चाहे ना रहे, एटलीस्ट वो आपके पास रहेगा, क्योंकि अगर जॉब से आप निकल चुके हो तो आपका अर्निंग ऑलरेडी रुक चुका है, और उस टाइम पे अगर आपको मेडिकली कुछ प्रॉब्लम आ जाता है,
तो एक तो आपके पास इनकम नहीं है, ऊपर से आपका खर्चा बढ़ गया और इमरजेंसी का पैसा अगर इमरजेंसी फंड से निकाल के आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो आपका जिस पर्पज़ के लिए आप इमरजेंसी फंड रखे थे, वो खत्म हो चुका है। तो अब आप पैनिक मोड में आ जाओगे और आप छोटे से छोटा काम जो भी आपको मिले इमीडिएटली आप उसको पकड़ लोगे फिर, जो कि लॉन्ग टर्म में आपका करियर पे इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए इमरजेंसी फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 कुछ भी साइड हसल करने का कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ें आपको आती है, छोटे से छोटे चीज़ भी जो भी स्किल आपके पास है या आप कुछ नया स्किल अगर सीखते हो, जिससे आप कुछ साइड हसल से कुछ थोड़ा भी इनकम कर सको। भले ही आप वीकेंड उस पे दे रहे हो या पर डे 1 आवर 2 आवर ही दे रहे हो, लेकिन आप ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हो। कुछ-कुछ चीज़ें जैसे आप मान लो वेबसाइट डेवलप करते हो, तो आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो। एटलीस्ट कॉन्टैक्ट में रहिए, जैसे ही जॉब आपका छूटेगा तुरंत आपको फ्रीलांसिंग में नहीं मिलेगा। आपको मंथली 1-2 प्रोजेक्ट लेनी पड़ेगी तभी आप वो कॉन्टैक्ट पे रहोगे। तो जैसे ही जॉब आपका जाएगा या छोड़ दोगे तो उस टाइम आपको उससे कर सकते हो। तो अगर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कुछ अपना चैनल चला सकते हो यूट्यूब वगैरह, कुछ ब्लॉगिंग कर सकते हो या कोई साइड छोटा-सा बिज़नेस कर सकते हो आपका अपने पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ मिल के। लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ साइड हसल होना चाहिए, भले ही उसमें से आपको बहुत छोटा अमाउंट ही क्यों ना आ रहा हो। मान लेते हैं मंथली आपको 2000 3000 ही आ रहा है, लेकिन इसको आप बाद में चल के एक बड़ा लेवल पे स्केल कर सकते हो, तो आप उसको कीजिए। क्योंकि आपको जॉब से जैसे ही आपको ये डर खत्म हो जाएगा ना कि जॉब पे हम रहे चाहे ना रहे हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट मेरे पास दूसरा बैकअप है, तो आप जॉब पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे उस टाइम पे। क्योंकि आप डर के बिना काम कर रहे हो। तो ये आपका जॉब के लिए भी अच्छा है और अगर जॉब नहीं भी रहता उसके लिए भी आपका फैमिली के लिए भी ये ज़रूरी है। आपका पर्सनल लाइफ़ के लिए भी ये ज़रूरी है। इसीलिए जो भी कर सकते हो अपना साइड हसल को एक्सप्लोर कीजिए। कंपनीज़ तो लॉयल नहीं है, वो कितना भी कह दे कि यू आर आवर फैमिली एंड ऑल दिस दैट एंड ऑल बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जब उसको ऊपर से ऑर्डर आता है कि 20% वर्कफ़ोर्स को कट डाउन करना है, तो वो अगले दिन ही आपको निकाल देंगे। वो नहीं सोचेगा कि आप फैमिली मेंबर थे। इसीलिए अपना साइड हसल पे काम कीजिए। पॉइंट नंबर 4 कट डाउन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देखो ज़्यादातर लोगों को इसी में कन्फ्यूज़ है क्या नेसेसरी है, क्या ना अननेसेसरी है। लोगों को लगता है फॉरेन ट्रिप जाना भी आज के डेट में नेसेसरी हो चुका है या कोई एक 40-50 लाख का कार खरीदना भी नेसेसरी है। पता नहीं, ये आपको डिसाइड करना है क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है। कार का तो देख लो, जैसे अगर 15-20 लाख का कार में आपका काम बन सकता है, तो आपको उतना कॉस्टली कार पे नहीं जाना चाहिए। एट लीस्ट इस सिचुएशन पे जब तक ये रिसेशन का डर खत्म नहीं होता, तब तक। और दूसरी बात अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, तो आपको कार अवॉइड करो अभी तो ही चलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपका सारा काम हो सकता है या आपका कोई छोटा बाइक, स्कूटी ले लीजिए। क्योंकि कार से भी आपको जो प्रॉब्लम आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो प्रॉब्लम आ रहा सेम ही रहेगा, मोर और लेस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सेम वही ट्रैफिक रहेगा, सेम वही रोड के गड्ढे रहेंगे। तो आप ये लिस्ट आउट कीजिए क्या आपका नेसेसरी है और क्या अननेसेसरी है और अननेसेसरी में से किसको-किसको आप कट कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो। तो फाइनेंशियली ये आपको काफ़ी पैसा सेव करने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 5 डोंट कमिट लॉन्ग टर्म ईएमआई। देखो, एक तो इस सिचुएशन पे मुझे लगता है आपका जो भी ईएमआई चल रहा हो, वो आपका सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो 30% से ज़्यादा जैसे सैलरी बढ़ हो जाएगा तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। 30% ईएमआई पे कर रहे हो, अब मान लो इसी को बढ़ा के अगर 50-60% अगर आप ईएमआई पे कर रहे हो, बाकी का आप किसी तरह सर्वाइव कर रहे हो, तो अगर आप जॉब छोड़ देते हो या फायर हो जाते हो, तो उसको आप कहाँ से पे करोगे? वो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। और जो भी गैजेट्स आप अगर खरीदे हो ईएमआई पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी गैजेट्स वगैरह ईएमआई पे नहीं लेना चाहिए। लायबिलिटी कभी भी ईएमआई पे नहीं खरीदना चाहिए। इसके लिए आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़िए, आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ एसेट भी अगर आप खरीदे हो, तो भी आपका सैलरी को 30% से ज़्यादा ईएमआई पे कन्वर्ट मत कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी घातक होगा जब आपके पास जॉब नहीं रहेगा। अभी तो चल जा रहा काम, लेकिन लेटर ऑन ये आपको काफ़ी ज़्यादा पैनिक देगा, मेंटली भी आपको स्ट्रेस बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपका हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए घर के लिए जैसे है। घर है कि लोग जब भी घर लेते हैं 20 टू 25% वो डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी का 80% वो ईएमआई करवा लेते हैं। और वो भी 20 ईयर का वो कमिटमेंट करते हैं ईएमआई के लिए। आज के डेट में लोगों को 2 साल बाद उसका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा उसको पता नहीं है। इतना तेज़ी से दुनिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो आप कैसे 20 ईयर का कमिटमेंट दे सकते हो? हम मान लेते हैं कि आपको 10 ईएमआई दे दिए या 20 ईएमआई दे दिए हैं, उसके आगे का आप नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके पास अब जॉब नहीं है। तो बैंक वाला तो आपका घर पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो आपका तो काफ़ी भारी नुकसान हो गया ना। मैं घर लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी आपके पास मान लो 2 करोड़ का घर ले रहे हो, तो एट लीस्ट 1 डेढ़ 2 करोड़ आपके पास बैंक में ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
तब आप ईएमआई में घर ले सकते हो 2 करोड़ का, क्योंकि जब से आपका जॉब जाएगा आप तुरंत उसको पे कर सकते हो बैंक को या अपना ईएमआई आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपका कुछ लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सेविंग नहीं है और आप आपका ईएमआई रोक देते हो तो एनपीए वो डिक्लेयर हो जाएगा, फिर बैंक उस पे कब्ज़ा कर लेगा। तो आपका जितना आपने इन्वेस्ट किए, जितना आपने लगाया पैसा सब तो आपके लिए वेस्ट हो गया ना। इसीलिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से अभी एटलीस्ट बचिए जब तक रिसेशन का डर खत्म नहीं होता तब तक के लिए। या तो आप अपना फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, फिर तभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दीजिए ईएमआई का। एंड 6th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के लिए, सॉफ्ट स्किल। लोगों को लगता है बटरिंग करना सॉफ्ट स्किल होता है, बटरिंग करना सॉफ्ट स्किल नहीं होता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनको सॉफ्ट स्किल ना होने की वजह से वो कॉर्पोरेट में सर्वाइव नहीं कर पाते। आपको जॉब को बचाने के लिए अगर कोई एक स्किल आपको सीखना है तो वो है सॉफ्ट स्किल सबसे पहले। सॉफ्ट स्किल से ही सपोज़ मान लो आप एक बहुत अच्छा कोडर हो, बहुत बढ़िया आप कोड लिखते हो, लेकिन जब भी ऑफ़िस जाते हो कोने में एक जगह बैठ के आप कोड लिख रहे हो, कोड लिख के आप स सबमिट कर दे रहे हो और काम होते जा रहा है। आपको कोई को ऑफ़िस में जानता-पहचानता नहीं है, मैनेजर को पता नहीं है आप कितना काम कर रहे हो। तो इस सिचुएशन पे अगर उसको फायर करना हो, तो ऑब्वियसली आपका नाम सबसे ऊपर आएगा ना मैनेजर के पास में, क्योंकि इस आपको कोई जानता भी नहीं है। आप कुछ इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाते हो अपना सॉफ्ट स्किल से। तो जब आप इस तरह से आप काम करते रहोगे, तो ऑब्वियसली आप अपना जॉब को नहीं बचा पाओगे, आपको टेक्निकली बहुत अच्छा होने के बावजूद भी। इसीलिए सॉफ्ट स्किल सीखिए। दूसरा है अपस्किलिंग। अपस्किलिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप कर रहे रहो और आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो और वो आप अपने आप को अपस्किल समझ रहे हो। मैं एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताता हूँ, लो आपको अपस्किल किस डायरेक्शन में करना है उसके लेके। आप जो भी फ़ील्ड पे काम करते हो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप उसके लिए naukri डॉट कॉम या इस तरह का कोई भी जॉब पोर्टल में जाइए। सपोज़ आप एक जावा डेवलपर हो, तो आप जावा डेवलपर टाइप कीजिए, आप देखिए उस करंटली इस टाइम पे कौन-कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन आ रहा। कंपनी को एक जावा डेवलपर से क्या-क्या और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो जब जॉब डिस्क्रिप्शन को आप गो थ्रू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जावा के साथ और भी क्या-क्या चीज़ें कंपनी पूछ रही है। वो चीज़ों पे आपको अपस्किल करना है। तो बेसिकली अगर आप समराइज़ किया जाए तो इस वीडियो का समरी यही है कि आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें आपको ना फ्रेंड आपका मदद करेगा, ना आपका कलीग, कोई भी आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। आपको पर्सनली ये चीज़ सोचना है, पर्सनली आपको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसको करने का। तो अभी आप अपना पर्सनल फाइनेंस को किसी फाइनेंशियल प्लानर से अगर करवाना है तो बढ़िया है, आप उससे भी बैठ के बात कर सकते हैं। और लेकिन जल्द से जल्द ये स्टेप लीजिए, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है इस चीज़ को लेके अगर आप अपना फाइनेंस को प्लानिंग नहीं किए तो। तो अपना पर्सनल फाइनेंस को प्लान कीजिए और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको इसमें कुछ अगर डाउट है तो या कुछ और पूछना चाहते हैं या फ्यूचर में कोई और टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। थैंक यू।